कल हम लोग देखे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या क्या होता है। और हमने उसके बाद देखा था कि लीनियर के साथ उसको हम लोग किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, एंगुलर लीनियर मोशन को हम लोग किस तरह से रिलेट कर रहे थे। तीसरा चीज देखा था हमने कि किस तरह से हम लोग सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन जो था तीनों हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उस तरह से थीटा इक्वल टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, उस तरह से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों इक्वेशन हमने कल देखा था कि यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में भी उन सारे इक्वेशनों को। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, सपोज दैट मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जिससे डी डिस्टेंस पे, ठीक है, जिससे डी डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका की वेलोसिटी क्या है, सपोज दैट इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है दे रखा है आपको, सपोज दैट v इक्वल टू कुछ मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 10√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है सपोज दैट 45 मान लेते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है एक पॉइंट है P, ठीक है, जो कि सपोज दैट ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे है। तो इस वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी अलोंग पॉइंट ओ निकालना है, सॉरी अलोंग पॉइंट ओ भी निकालना है और अलोंग पॉइंट पी भी निकालना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी ये कुछ पॉइंट मान लेते हैं और पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड पी। पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कि कोई पॉइंट ए पे है और उसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2। ठीक है, अब इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है एक तो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और एक पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पी। जैसे कि कल हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे, जब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे, सपोज दैट ए पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है, इसका रेडियस क्या है, r है। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या निकाल रहे थे, इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टाइम। और v और r से क्या रिलेशन आएगा, पढ़े थे v बाई r। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v बाई r। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये जो v है ये कौन सा वेलोसिटी है, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट ओरिजिन है O, ठीक है, उससे इस पॉइंट को जो मिलाओगे उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है डिवाइड बाई जिस भी रेडियस में मूव कर रहा है वो r। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है, तो v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। v परपेंडिकुलर से क्या समझेंगे, v परपेंडिकुलर समझेंगे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्टिकल पी ए का ओ के अराउंड हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ओ के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे, ओ को ए से पहले हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, और इस वेलोसिटी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इस कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें
तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v cos ऑफ, cos लिख लो, साइन लिख लो, जो लिखना है। अगर उसको थीटा मान रखे तो इसको साइन लिख लेते हैं। v साइन ऑफ 45, ये कितना हो जाएगा, v cos ऑफ 45। हुआ कि नहीं होगा। ये जो वेलोसिटी है एक क्या है, तो लाइन OA का परपेंडिकुलर है। ये बेसिकली क्या है, हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ये क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अगर हम लोग को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी अलोंग O या पॉइंट O के अलोंग निकालना है, ठीक है, ओमेगा O, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो v परपेंडिकुलर बाई रेडियस r। रेडियस r क्या होगा, तो रेडियस r होगा d के बराबर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू 10√2 पुट करते हैं, 10√2 इंटू साइन 45। v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन 45, v इक्वल टू कितना है, दे रखा है 10√2, तो 10√2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 डिवाइड बाई r। r कितना होगा, r का हम पुट कर देंगे d के बराबर। d कुछ मान लो, d आपको सपोज दैट 10 मीटर है। कितना हो जाएगा ये, 10 डिवाइड बाई 10, यानी कितना आ जाएगा ये, 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह से अगर ओमेगा पी निकालना हो आपको, ओमेगा पी यानी एंगुलर वेलोसिटी अलोंग पॉइंट पी निकालना हो, तो कितना होगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी निकालना, तो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। ये क्लियर दिखता है क्या, क्या करेंगे, पहले क्या करोगे, इस पॉइंट को आप यहाँ से दिख रहा है या बहुत छोटा हो जा रहा है तुम लोग के लिए, या बड़ा फॉन्ट में लिखो थोड़ा सा। तो हमने क्या सर किया, लोग जूम पी कर सकते हैं। जूम तो कर सकते हो, काहे जरूरत है जूम करने का हर बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस वेलोसिटी को, इस पॉइंट को पी को क्या किया, ए से मिला दिए। अब इसके परपेंडिकुलर आप वेलोसिटी देखोगे, इसके परपेंडिकुलर आप वेलोसिटी देखोगे क्या होगा। जैसे कि ए डी है, ये भी डी है, ठीक है, अगर 10 मीटर है, ए 10 मीटर, ए एंगल कितना हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा आपको 45, और ए बी एंगल कितना हो जाएगा, ए बी एंगल हो जाएगा 45, ठीक है। एंगल हो जाएगा 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा आपका 45। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। ये जो वेलोसिटी है ऑलरेडी क्या दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ऑलरेडी जो वेलोसिटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि ओमेगा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा पी इक्वल टू अगेन वी परपेंडिकुलर बाई आर। वी परपेंडिकुलर यहाँ कितना हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, तो 10√2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कितना हो जाएगा, तो 10√2 के बराबर। ऑलरेडी जो वेलोसिटी है एक क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, डिवाइड बाई आर। आर अब क्या हो जाएगा, आर ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ए वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, ये डी है, ये डी है, तो बेसिकली हाइपोटेनस हो गया। तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 2 इंटू डी, सिंपल 10√2 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू डी इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 10। यहाँ से भी कितना आ गया, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो जब भी आपको किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा, तो हमेशा आप क्या करोगे, पहले परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखोगे, पहले परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखोगे। इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं एक आपको करने के लिए देता हूँ। सपोज दैट सेम ले रहा हूँ, अगेन ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट मान लो O है, सेम ही क्वेश्चन। सर हाँ सर, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 1/√2 रेडियन पर सेकंड होगा ना। ऐसा है क्या,
नहीं, ये √2 इंटू डी है ना, √2 इंटू डी है, तो √2 की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब यस सर। वेरी गुड। हाँ, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ध्यान देते रहना। ए पॉइंट ए है। अब मान लो जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है, v इक्वल टू, अगेन मान लेते हैं 10√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस डायरेक्शन दे रखा है, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है अलोंग दिस और अलोंग पॉइंट पी। कितना हो बताओ तो जरा फटाफट। फटाफट बताओ। बताओ थीटा सुनेगा। कैसे ले रहे हैं नहीं समझ में आया। क्या आया? थीटा कैसे ले रहे हैं नहीं समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ए का वेलोसिटी आपको दे रखा है इस डायरेक्शन में, सबसे पहले जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है आपको एंगुलर वेलोसिटी, उस पॉइंट को आप क्या करो, पहले तो इससे मिला दो, ऑलरेडी मिला हुआ है। अब इसके परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, v परपेंडिकुलर को कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, इसका अगर बाई कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, आएगा ना। एंगल अगर 90 है तो v cos 90 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जानते भी हम लोग कि परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, एक का वेलोसिटी अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। लेकिन अगर पॉइंट पी के अक्रॉस निकालना है, क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को यहाँ से आप मिला दोगे, ठीक है, इस पॉइंट को आप पी को यहाँ से मिला दोगे और इसके परपेंडिकुलर आप वेलोसिटी का कंपोनेंट ढूंढोगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, 45। एंगल कितना होगा, 45, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखा है ना डी डी, दोनों में सेम ही क्वेश्चन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, दोनों डिस्टेंस आपको डी डी दे रखा है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 10 मीटर है। ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है, तो ये दोनों एंगल होगा जो कितना होगा, 45 के बराबर। और ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा। ये जो रेड से बना रखा है, ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर की ओर, ये कितना हो जाएगा, तो v cos 45, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेसिकली, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसके लॉन्ग जो आप निकाल रहे थे, इसका क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ से अगर ओमेगा पी की बात करें, ठीक है, ओमेगा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। तो वी परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया, 10, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, √2 इंटू डी के बराबर। √2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, तो आ जाएगा 1/2 रेडियन पर सेकेंड, 1/। तो जब भी आपको इस तरह से निकालना होगा, सबसे पहले क्या साइन फाइंड करोगे आप, कि इसका जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, ठीक है, तभी आप एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, आप वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करना, कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और दूसरा आपको रहेगा कि रेडियस कितना है, यानी उस पॉइंट का, जिस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट में निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, उससे उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी।
कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? उसका हमने पढ़े थे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, हमने पढ़ा था एक एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है ओ, मान लेते हैं पॉइंट कोई भी है पी पॉइंट से मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इसका वो क्या होगा, टेंजेंशियली होगा। मान लेते हैं कि है वी इनिशियल, ठीक है, यहाँ से मूव करते करते पार्टिकल मान लो कि कहीं क्यू पे पहुंच गया, ठीक है, क्यू पहुंच गया, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इसका अगेन वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, इधर होगा वी एफ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन या कहीं और किसी और डायरेक्शन में रहता, ये जो डिस्टेंस रेडियस है आर कांस्टेंट नहीं रहता, डिस्टेंस रेडियस आर क्या कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसलिए रेडियस क्या है, आर क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो पार्टिकल है इस रेडियस के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में से कोई भी मोशन नहीं होगा, तो डिस्टेंस आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जो भी सर्कुलर मोशन है ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, मान लेते हैं कि ये जो स्पीड था इसका जो मैग्नीट्यूड था मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे जो भी इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है, नहीं है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग बोले थे एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं बताओ तो जरा, वेलोसिटी नो चेंज हुआ सर। कि नहीं हुआ, वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सर चेंज हुआ सर, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हर इंस्टेंट पे उसका जो डायरेक्शन है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अभी डायरेक्शन क्या था इस डायरेक्शन में था, कुछ देर के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी में या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी तो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इस पार्टिकल का अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से ही कर रहा हो तब भी वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा बताओ तो किधर होगा, डायरेक्शन कैसे देखते हैं एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन किधर होगा इसका एक्सेलरेशन का, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका इस डायरेक्शन में था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था इस डायरेक्शन में था, 10 10 हटा दो क्या, इस एग्जांपल के लिए दिया था इसमें, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था आप देखोगे तो क्या था इस डायरेक्शन में था vi, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो vf माइनस वी चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है उधर ही होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब vf माइनस वी इनिशियल, माइनस वी इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ वी इनिशियल, ठीक है, तो vf माइनस वी इनिशियल इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके अलॉन्ग होगा कि नहीं होगा, vf माइनस वी इनिशियल होगा कि नहीं होगा, बताओ, एक वेलोसिटी क्या है आपका v फाइनल आपका इस डायरेक्शन में है और माइनस ऑफ v इनिशियल क्या है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो बेसिकली क्या है
एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इस क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। ये क्वांटिटी कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया VF V फाइनल प्लस माइनस ऑफ V इनिशियल। जिधर इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इसका रिजल्टेंट जिधर इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। यानी VF माइनस V इनिशियल दोनों को सम करेंगे तो क्या है, कहीं इधर क्यों आएगा, आया कि नहीं आएगा। यस सर। तो जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। कौन सा दो कंपोनेंट, इस एक्सेलरेशन का हम लोग एक कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग द रेडियस, ठीक है, अलोंग द रेडियस, ठीक है, और एक कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ए रेडियल, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे एटी, और इसको बोलेंगे हम लोग ए आर। तो जो भी सर्कुलर मोशन होगा उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग दो कंपोनेंट में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल, वेक्टर सम होगा ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल। एटी क्या है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, एटी क्या है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसे हमारा क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड ए आर जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ए आर क्या हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर बेसिकली। अब देखो अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन बाद में बताएंगे, पहले हम लोग आते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इतना बात ध्यान रखना कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन होगा, नेट जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो किधर होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उस चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक को रेडियल एक्सेलरेशन बोल दिया और एक को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेंजेंशियल और रेडियल हमको दो डायरेक्शन कंफर्टेबल है, हमको ज्यादा इजी समझ में आएगा, सर्कुलर मोशन में हमेशा डिफाइन रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने दोनों उस एक्सेलरेशन को, जो नेट एक्सेलरेशन था उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक को टेंजेंशियल और एक को रेडियल। ठीक है, अब हम लोग ये करके आते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिक्कत होता है। ठीक है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो अलोंग द टेंजेंट जो वेलोसिटी चेंज होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं, तो आगे बताएंगे भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है का स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, स्पीड ना कि वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्या करेगा, हमेशा चेंज करेगा। मान लो कि यहाँ पे भी पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहा। ठीक है, हर जगह पे इसका जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो काम है, ठीक है,
इसमें अगर हम पूछे कि ए टेंजेंशियल क्या होगा, ए टेंजेंशियल क्या होगा, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस तरह से बोल सकते हैं कि जो टेंजेंशियल स्पीड है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या देगा हमको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। मान लो कि यहाँ पे जैसे बोले अगर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऐसा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा जीरो होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, तो जो टेंजेंशियल इसका जो स्पीड होगा पार्टिकल का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कौन सा स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 10 मीटर है तो हर जगह पे 10 मीटर है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मेन मकसद क्या है, स्पीड को अप करेगा या फिर स्लो डाउन करेगा। अगर मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, स्पीड अप करते जाएगा। मान लो कि यहाँ पे कुछ दे रखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड के बाद इसका जो टेंजेंशियल स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड जो होगा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, ये जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन पे है, लेकिन जो इसका स्पीड है वो बेसिकली क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल जो एक्सेशन है उसका मेन कारण है, मेन मकसद है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, उसके स्पीड को इंक्रीज करना। ये बात समझ में आ रही है। सर मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन में हो सकता है कि नेट एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो बट टैंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत जगह पे हो सकता है। कुछ ना कुछ आपको रेडियल एक्सेशन रहेगा। ठीक है, जैसे ही इसमें टेंजेंशियल एक्सेशन की बात हम करेंगे जीरो, तो जो भी एक्सेशन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेशन बचेगा, रेडियल एक्सेशन बचेगा। तो ही बचेगा, क्या बचेगा, रेडियल एक्सेलरेशन ही बचेगा। टेंजेंशियल एक्सेशन अगर जीरो हो गया तो दो ही एक्सेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। जो नेट एक्सेशन है उसको हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, टेंजेंशियल एक रेडियल। अगर टेंजेंशियल जीरो इसका मतलब क्या रहेगा, रेडियल रहेगा। और होना भी चाहिए, एक एक्सेशन तो रहेगा तभी तो पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई ना कोई एक्सेशन तो होगा। ठीक है, इस टेंजेंशियल एक्सेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि AT इक्वल टू अल्फा इंटू आर। AT इक्वल टू अल्फा इंटू आर, जहां पे अल्फा क्या था, तो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, कल ही बताए थे। आर क्या हो गया यहाँ पे, तो रेडियस हो गया। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, तो स्पीड को बढ़ाना या फिर घटाना। जो भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड बढ़ रहा है कि घट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल है वो स्पीड को चेंज करने में है। ठीक है, इसका जो रोल है, इसका रोल क्या है, इसका रोल है चेंजिंग स्पीड। ठीक है, स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि स्पीड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सपोज दैट एटी एंड स्पीड को हम अभी लिख रहे हैं एटी एंड वी इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, स्पीड अप होगा। क्या होगा, स्पीड अप होगा। एटी एंड वी अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, स्पीड अप करते हुए सर्कुलर मोशन करेगा। 2 शुरू किया है तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से उसका स्पीड क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा।
ठीक है। अगर मान लो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मान लो कि AT एंड V अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, सिंपल जैसे उसमें हम लोग करते थे ना लीनियर मोशन में, उसी तरह से ये क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। क्या करेगा, सपोज दैट मान लो कि इसका जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियली, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है, ये क्या करेगा, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे 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 स्पीड से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वहां भी हम लोग पढ़ते थे, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है स्पीडिंग अप का केस है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्लो डाउन का केस है। ठीक है। तो जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन में बात करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो है, स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि AT इक्वल टू क्या होगा, तो dv बाई dt। ठीक है, dv बाई dt। ये जो v है इसको हम लोग v की जगह पे मॉडुलस ऑफ v लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मॉडुलस ऑफ v, मॉडुलस ऑफ v कहने का मतलब क्या होगा, इसका स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या देगा हमको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, कोई दिक्कत टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में, समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट है रेडियल एक्सेलरेशन। हम लोग इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन बोले या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले या फिर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बोल दें, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। या फिर बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, तो नाम है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल दें, सब चीज क्या है, सेम ही है। उसको हम टेंजेंशियल बोलते हैं, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। सेंटर की तरफ लगता है तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। टुवर्ड्स द रेडियस लगता है तो इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। मेन इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन का रोल है डायरेक्शन चेंज करने में। अगर इस रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो बेसिकली जो रोल है क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो चेंज रहा है। होगा। ये जो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो कौन कर रहा है, इसके जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ही है, उसके कारण जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है हमेशा क्या होता है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब अगर रेडियल एक्सेलरेशन है AR, मतलब कोई जो फोर्स लग रहा होगा, अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर लगे तो वो क्या पार्टिकल का मोशन को चेंज कर पाएगा क्या, उसका स्पीड को चेंज कर पाएगा क्या? जैसे कोई मान लो पार्टिकल है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, आप कोई फोर्स क्या करो, परपेंडिकुलर लगा दो, 10 10 न्यूटन का फोर्स आप परपेंडिकुलर लगा लो, तो ये फोर्स हाँ क्या सर। करेगा, इसके, आप उसमें भी पढ़ते थे ना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा था तो इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था वो हमेशा कांस्टेंट रहता था, यू cos थीटा क्या रहता था, हमेशा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जो फोर्स था mg वो क्या था, हमेशा परपेंडिकुलर था। ठीक है, इसके क्या था, परपेंडिकुलर था, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, इस फोर्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन है, यानी इधर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उस फोर्स क्या होता है हमेशा, वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये जो फोर्स होगा इसके मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज
नहीं करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो क्या करेगा ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करते चलेगा। ठीक है, बेसिकली जो रेडियल एक्सेलरेशन का मेन रोल है वो क्या है, डायरेक्शन को चेंज करने का। ठीक है, यही क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे मान लो कि इसका वेलोसिटी मान लो v1 है, सपोज यहाँ पे v1 है, मान लो कि यहाँ पे v2 है, यहाँ पे मान लो कि v3 है। ठीक है, सपोज दैट कि मान लो कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, उससे हमको मतलब नहीं है कि है कि नहीं है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, किसी भी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या करेगा, पार्टिकल का चेंज करेगा। और डिफाइन कैसे करते हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। जैसे इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, v1 स्क्वायर बाई r। यहाँ पे हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई r, यहाँ पे हो जाएगा v3 स्क्वायर बाई r। तो जिस इंस्टेंट पे आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना हो, आप उस इंस्टेंट पे देखोगे कितना उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, स्पीड कितना है, बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना स्पीड है, डिवाइड बाई r कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या निकल इसका जाएगा, क्या प्रूफ है क्या सर, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ तुम्हें जानना है? यस इसका सर। प्रूफ अगर नहीं जानो तो बढ़िया है, रट लो, क्या करोगे आप, निकालना। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो कि पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से सपोज दैट पार्टिकल मूव कर गया पॉइंट बी पे, यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी था सपोज इस डायरेक्शन था, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इस डायरेक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा सपोज दैट क्या है, डेल्टा एस। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, डेल्टा एस है। सपोज दैट आर रेडियस में मूव कर रहा था, मान लो कि रेडियस आर में मूव कर रहा था और कितना एंगल मूव कर गया, सपोज दैट ये 5 एंगल मूव कर गया। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकाल लोगे, जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, बताओ, dv बाई dt होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। मान लेते हैं v1 है, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं v1 है, ये मान लेते हैं v2 है। ठीक है, तो अगर इस दोनों को देखोगे, इस दोनों को मिलाओ, डायग्राम सही से नहीं बन पाता है, ये आपका हो गया v1 और ये आपका हो गया v2। ठीक है, अगर आप सही से बनाना चाहो तो बेसिकली हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा v1 और इधर की ओर आपका हो जाएगा v2। मान लो इसका वेलोसिटी इधर इस समय v1 था, v1 से चेंज होकर आपका वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। तो बताओ तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, कितना होगा, फाई नहीं होगा, ज्योमेट्री का एकदम बिल्कुल ही 10th क्लास में गोल कर दिया क्या। देखो ए क्या है, ये 90 डिग्री है, ए भी क्या है 90 डिग्री है, इस दोनों का सम कितना हो गया 180। आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि इस दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 180 होगा। ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 माइनस 5, एंगल कितना हो जाएगा 5। ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा कितना आपका 5। ठीक है, आप इसमें निकालो v2 माइनस v1 करो। ठीक है, और कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, सपोज दैट मान लेना कि इसका जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का कांस्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 है, इक्वल टू मान लेते हैं कि v है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि हमको सिर्फ रेडियल एक्सेस से मतलब है।
मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इक्वल टू v है, ठीक है। यहाँ से आप निकालो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, डेल्टा v, डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। और वहां से आप एक्सेशन निकालना, जो भी एक्सेशन आएगा वो क्या आएगा, ये मैं होमवर्क देख के आता हूँ तुम लोगों को, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। जिनको इंटरेस्ट है जानने में, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसे करते हैं। बहुत हद तक हिंट्स दे दिए हैं, अब कुछ बचा नहीं इसमें, करके आओगी यस पक्का ना? बस अब कुछ नहीं करना है, डेल्टा वी मतलब आपको करना है क्या, v2 माइनस v1, ठीक है। और डेल्टा टी क्या आ जाएगा, तो डेल्टा टी आपको पता चल जाएगा कितना, तो देखो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हो कितना हो जाएगा डेल्टा, ये जो एल है डिस्टेंस जो है कर्व पाथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको पता है कि एल बाई आर इक्वल टू कितना होता है, थीटा होता है, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा इसने, आर थीटा, कितने स्पीड से चला होगा, तो वी स्पीड से चला होगा, आपका आ जाएगा ये डेल टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस, आपको कुछ पता ही नहीं, आप तो निकालना ही नहीं कुछ बचा, आपको बस डेल्टा वी निकालना है, जहाँ पे स्पीड आपका क्या है, दोनों स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, कांस्टेंट है। निकाल लोगे, कुछ नहीं, बस v1 माइनस v2 कितना होता है, तो लगा देना फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos फाई अंडर रूट, ये आपको डेल्टा v आ जाएगा, ठीक है। वहां से आप डेल्टा v को डिवाइड कर देना डेल्टा t से, आपको जो ऊपर इक्वेशन लिखे हैं हम लोग v स्क्वायर बाई आर, आपको आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर आपको आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ, करके आना। अभी भी डाउट है क्या कुछ, नहीं सर निकाल लोगी ना, कुछ बचा नहीं है, यहाँ सॉल्व करना, आपको वी स्क्वायर बाई आर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो रेडियल एक्सेशन होता है बेसिकली वो क्या रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर मैं रेडियल एक्सेशन आपको पता है, तो मैं बोलूँ कि जो रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है, तो ऐसा फोर्स है जो कि किधर लग रहा है, टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है। जैसे मान लो किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और उसका जो रेडियल एक्सेशन है मान लो कि ए आर है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसका v है, और इसका जो रेडियल एक्सेशन है ए आर है, ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। इसका रेडियस अगर आर दे रखा है तो, इसका स्पीड अगर v दे रखा है तो, अगर हम पूछे कि रेडियल एक्सेशन अगर वी स्क्वायर बाई आर है, तो जो रेडियल फोर्स होगा, ठीक है, या फिर उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मास इंटू रेडियल एक्सेशन, यानी m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कितना होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा क्या करेगा, अलोंग द सेंटर, हमेशा जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन होगा ये क्या होगा, टुवार्ड्स द सेंटर या फिर अलोंग द सेंटर, जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है, टुवार्ड्स द सेंटर। हेलो, आवाज आ रहा है, यस हेलो, सर ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेशन का काम क्या था, डायरेक्शन को चेंज करना, ऑब्वियसली उस फोर्स का भी काम क्या होगा, डायरेक्शन को चेंज करना।
कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसको रेडियल एक्सेलरेशन होना जरूरी है। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कैसे? भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो मस्ट है। जब तक कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग से पकड़ के एक बॉब को इस तरह से घुमा रहे हो, ठीक है, इस तरह से मान लो कि उसको घुमा रहे हो, थोड़ा खराब लग रहा मुझे तो। मान लो कि एक आपने किसी पत्थर को बांध लिया एक स्ट्रिंग से, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। जब गोल गोल आप घुमा रहे हो यानी सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो इस सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो कि क्या करेगा, कोई ना कोई जैसे यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, यहाँ जो टेंशन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और एक जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो टेंशन होगा वो mv² के बराबर होगा। किसी टाइम पे किसी भी टाइम पे मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है मान लो कि v है, इस टाइम पे जो टेंशन होगा किसके बराबर होगा, mv² के बराबर। यानी यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो कि सपोज दैट जो अर्थ का रोटेशन है सन के अराउंड, या फिर मून का जो रोटेशन है अर्थ के अराउंड, सपोज दैट की सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है, सपोज दैट की सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है, उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, उसको कौन चेंज कर रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज कर रहा होगा। तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो वहां पे जो दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, सपोज दैट जो अर्थ है मान लो, या फिर मून मान लेते हैं, ठीक है, मून जो है अर्थ के अराउंड मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज दैट इसी टाइम पे जो मून की वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है, और इसका जो रेडियस है अर्थ से मान लेते हैं कि r है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर मोशन कराने के लिए। तो उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके बराबर हो जाएगा, mv² के बराबर। जो कि आप जानते भी हो, अगर मान लो कि ये g मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r² के बराबर होगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए फोर्स कर रहा होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो mv² के बराबर होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे मान लेके एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट इस तरह से स्ट्रिंग को आपने बांध के इसको इस तरह से घुमा रहे हो, करते ना, इस तरह से पकड़ के ऐसे करके घुमा रहे हैं गोल गोल, ठीक है। अगर इस पाथ का देखोगे तो ये पाथ कैसा है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए रेडियस, ये मान लेते हैं कि ए लेंथ एल है, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। तो मैं पूछूं कि सपोज दैट इसका जो टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन इस पार्टिकल का या इस स्ट्रिंग का, टी मैक्स इक्वल टू, या फिर इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है टेंशन का, मान लो स्ट्रिंग का मान लो कि दे रखा है कि 10 न्यूटन है, इस टेंशन का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको 10 न्यूटन दे रखा है, यानी 10 न्यूटन से ज्यादा इसमें टेंशन नहीं हो सकता है। तो अगर पूछो कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा जिस वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा जिससे सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है, उससे ज्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो इस टेंशन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब अगर देखेंगे तो ये जो टी कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा,
तो mg को बैलेंस करेगा। तो टी कॉस थीटा है वो क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो ए टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। और इसका जो एक कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, तो अलोंग द रेडियस है, रेडियल कंपोनेंट है, या फिर सेंट्रीपिटल सेंटर के अलोंग इसका जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये बेसिकली कौन सा फोर्स होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। अगर यहाँ मैक्सिमम टेंशन पुट कर दे टी मैक्स साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ से मान लो कि अगर 10 न्यूटन दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, वहां से आप यहाँ से v निकाल सकते हैं। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जाएगा अंडर रूट आर इंटू टी एम इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई एम। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पता हो, कौन सा फोर्स इसमें आपको इसको सर्कुलर मोशन को करवा रहा है, तो आप उस पार्टिकल में, उस सर्कुलर मोशन में जो है पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका आप स्पीड बता सकते हो कितना स्पीड है। कोई दिक्कत, अगर आपको थीटा निकालना हो, ये थीटा कितना होगा, तो आप थीटा भी यहाँ से निकाल सकते हो। इस दोनों के क्वेश्चन को अगर डिवाइड कर दोगे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, दिस बाई दिस कर दोगे, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई जी। स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई जी। ये बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। क्या डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, आ रही है सर। अच्छा तुम भुला जाते हो क्या, कुछ बोलना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और सिंपल सा एग्जांपल मेरे देता को हूँ। वो इतना बोला मैं तो बहुत मान लो ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा कोई सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर कोई पार्टिकल मान लो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है। किसी भी पॉइंट पे मान लो इसके सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, म्यू दे रखा है। मान लो कि सरफेस है कैसा है, म्यू दे रखा है। तो यहाँ से पूछे कि बताओ कि मतलब इस पाथ पे उसको मूव करना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से इस पाथ को मूव कर सकता है, कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन करना है, तो कोई ना कोई इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो ढूंढना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पार्टिकल का मान लेते हैं, पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल का हम एफबीडी बनाते हैं, इस पर लगने वाले सारे फोर्स हम लोग बताते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले फोर्स कौन लग रहा होगा, इस पार्टिकल का मान लो कि मास कितना है, एम। सबसे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पहला फोर्स तो लग रहा होगा एम जी, पहला फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी। और फ्रिक्शन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं करना है, तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और एक क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा नॉर्मल, एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो होगा अलोंग द सेंटर होगा, तो नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वही क्या होगा, अलोंग द सेंटर होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, निकालना है हमको मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब नॉर्मल क्या हो, मैक्सिमम हो, नॉर्मल क्या हो, मैक्सिमम हो। एन इक्वल टू कितना हो जाए, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है, तो जितना ज्यादा नॉर्मल बढ़ती जाएगा, उतना मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलते जाएगा, उतना मैक्सिमम वेलोसिटी मिलते जाएगा।
ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो उस मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। यानी अगर एच जी इस डायरेक्शन में अगर बैलेंस है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर चीजें बैलेंस है, तो जो म्यू इंटू एन होगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन के बराबर, और वो कितना के बराबर होगा, एम जी के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम। अगर उससे कम रहेगा तो क्या रहेगा, नीचे स्लाइड करने लगेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो ऊपर की ओर स्लाइड करने लगेगा। तो बैलेंस कब रहेगा, जब एन इक्वल टू क्या आएगा, एम जी बाई म्यू के बराबर। एन इक्वल टू क्या आ जाए, एम जी बाई म्यू के बराबर, ठीक है। इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू एम जी बाई म्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सिंपल अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दो जी इंटू आर, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू, इसका वेलोसिटी आएगा। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सिंपल जी आर डिवाइड बाई म्यू। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, बोलोगे? यस सर। पक्का। हमने क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। और हम जानते हैं कि एम इंटू वी बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एम इंटू वी बाई आर ऐसे भी लिख सकते हैं। एम इंटू वी बाई आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा, लिख सकते हैं। यस सर। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा एम भी ओमेगा के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या सकता है, एम भी ओमेगा के बराबर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, ऊपर नीचे हम लोग आर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हो जाता एम वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, होता कि नहीं होता, हो जाता आर स्क्वायर वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते थे एम, अब वी बाई आर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को और भी अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये बेसिकली हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, ए एम ओमेगा वी के बराबर भी हो जाएगा, और ए एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा। सेंट्रीपिटल को जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है, जो चीज आपको दिया रहेगा वहां से आप इसके फॉर्मेट में आप लिख लोगे, निकाल लोगे, ठीक है, जो पूछेगा आपसे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वी आर ओमेगा के फॉर्म में रिलेशन पता है, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, हमको पता है क्या होता है, वी बाई ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो वहां से हम लोग वी को ओमेगा के टर्म्स में कर सकते हैं, आर को भी ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है, एम ओमेगा भी हो सकता है, और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो। आज का तो टाइम खत्म हो गया, बचता है? नो सर। क्या बोल रहे हो? नो सर, टाइम क्या नहीं बोल, बचता है। देखने तो झूठ बोलते तुम लोग बहुत, नहीं बचता। 6:20 हुआ, कब तक क्लास चलता है? सर 10 मिनट बचता है ना? सर, दस, थोड़ा देर बचा। थोड़ा देर बचा है ना, ठीक है। होमवर्क देता हूँ,
और भी क्वेश्चन हम लिस्ट पे हम लोग बताएंगे ही, बताऊंगा मैं, ठीक है। इससे पहले आप होमवर्क ट्राई करिएगा। होमवर्क तो करते तो हो नहीं यार, फिर भी मेरा फर्ज है, दे देता हूँ। 2-4 लोग कर ले तो बढ़िया है। आप एक्सरसाइज 1 में, अरे यार, एक्सरसाइज 1 में सर्कुलर मोशन का, जिनके पास बुकलेट पीडीएफ नहीं होगा तो आप फोन करके बोल सकते हैं, यहाँ से सर लोग भेज देंगे। सर्कुलर मोशन का बुकलेट होगा, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 टू ले 1 टू लेके 15 तक ट्राई कीजिएगा। उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको जो नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर नहीं पढ़ाया गया हो तो 1 से लेकर 15 तक ट्राई करना, ठीक है। और जो भी उसमें है क्वेश्चंस जो बच गया है पुराने वाला बुकलेट में, उससे करो यार। मतलब वर्क पावर एनर्जी का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछते तुम लोग, करते ही नहीं हो तो पूछोगे कहाँ से, ठीक है। कोई पूछना है?